Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is microorganisms, friends and foes. And the key elements are habitats of microorganisms, classification of microorganisms, useful and harmful microorganisms, vaccines and their importance for human life, food poisoning, food preservation and nitrogen fixation. हमारे एनवायरनमेंट में मिलियंस की तादाद में टाइनी छोटे छोटे से सूक्ष्म कीटाणु या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम किसी चीज़ या मशीन की मदद के बिना आँखों से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं जैसे कि आप मान लीजिए 0.00001 मिलीमीटर के लेंथ के या साइज़ के। इसका मतलब हमारी जो फिंगर की टिप है इस पर भी मिलियंस ऑफ कीटाणु यानी कि ऑर्गेनिजम्स या बड़े ही छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु मौजूद हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ये जो हैं अर्थ पे सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे ये माइक्रोब्स डिस्कवर होते गए और इनका जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पे बहुत ज़्यादा है। कुछ की वजह से बीमारियां होती हैं और कुछ की वजह से एक्चुअल में बीमारियों का इलाज होता है। कुछ की वजह से खाना जो है वो स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, लेकिन कुछ की वजह से ऐसा है कि किसी टाइप का खाना बनता भी है। अभी क्योंकि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर क्या है। So the study of microorganisms is called microbiology. So first of all, let us look at the habitats of the microorganisms. ये जो microbes हैं, ये हर जगह पे मौजूद हैं। ये 20 मील अर्थ के नीचे भी हैं और अर्थ के 20 मील ऊपर भी हैं। अब ये जो है ये गर्म पानी के जो स्प्रिंग्स हैं उनमें भी पाए जाते हैं। जहाँ पे बर्फ़ की फील्ड जमी हुई है वहाँ भी मिलते हैं। इन फैक्ट आप जो एक स्टेप ग्राउंड पे लेते हैं उस एक स्टेप में 2 मिलियन माइक्रोब्स आपके पैर के नीचे आते हैं। ये सॉइल में रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं, रूट्स के अंदर रहते हैं, हमारी कॉम्पोस्ट पिट्स में रहते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट है उसके ऊपर रहते हैं। मतलब अर्थ की जितनी सरफेस है वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। ये किसी एनिमल की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ये हम ह्यूमंस जो हैं हमारे अंदर भी होते हैं और हमारे अंदर के या किसी के अंदर होने के अलावा ये फ्रीली एयर में भी मिलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे कोई फ्लैश सड़ रहा है या कोई सब्जियाँ सड़ रही हैं वहाँ भी होंगे और जो मैमल्स हैं उनके अंदर की एलिमेंट्री कनाल में भी होते हैं। अब ये माइक्रोब्स क्योंकि हर जगह हैं तो इनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाती है अगर हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दें। इनके कौन से ग्रुप्स हैं? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। सो लेट अस बिगिन विद द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसको कि सिंगुलर वर्ड में हम बैक्टीरियम कहते हैं, ये जो हैं माना जाता है कि अर्थ पे बनने वाले सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। अब ये सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जो बैक्टीरिया का साइज है वो 0.2 से लेके 1000 माइक्रोन्स तक वेरी करता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। अब बैक्टीरिया जो है 4 अलग अलग शेप में आते हैं। पहला जो है दैट इज राउंड शेप और कॉकस। ये स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया हैं, इनको कॉकस कहते हैं। कॉकस का प्लूरल जो है वो है कॉक्साई। ये या तो सिंगल सेल जैसे कि कॉक्साई हैं वैसे प्रेजेंट होते हैं या ये पेयर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको कहते हैं डिप्लोकॉक्साई, या फिर ये एक चेन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉक्साई, या फिर ये एक झुंड में भी मिलते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेफाइलोकॉक्साई। इनसे जो है बैक्टीरियल न्यूमोनिया कॉज होता है। जो सेकेंड शेप है वो है रॉड शेप्ड और बैसिलस। ये बैक्टीरिया रॉड की शेप में है, इनको बैसिलाई कहते हैं और जिसका कि सिंगुलर है बैसिलस। ये कुछ टाइप के डेंजरस डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, लेप्रोसी एट्सेट्रा। ये जो बैक्टीरिया टाइफॉइड कॉज करते हैं उसको कहते हैं बैसिलस टाइफोसस। दीज रॉड्स में फॉर्म चेन्स एज इन बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रैक्स। थर्ड शेप इनकी है स्पाइरल शेप्ड और स्पिरिलम।
ये स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया हैं इनको स्पिरुला कहते हैं, जिसका कि सिंगुलर है स्पिरुलम। ये ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं, बट द स्पिरुलम ट्रिपोनेमा पैलाडिन कॉजेज सिफिलिस। फोर्थ शेप आती है कॉमा शेप और विब्रियो। ये जो है कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा विच कॉजेज cholera. Now, 1 milliliter of saliva can contain as many as 100 million bacterial cells. One of the worst epidemic in history occurred in the 14th century in Europe. 25 million people died due to a bacterial disease called plague. अब सभी बैक्टीरिया जो हैं सिर्फ राउंड शेप बैक्टीरिया को छोड़ करके उन सब बैक्टीरिया में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी सरफेस वॉल पे, और कुछ बैक्टीरिया में एक या एक से ज़्यादा विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं फ्लैजिलम। इसका प्लूरल है फ्लैजिला या फिर सीलिया। ये जो है इनको मूवमेंट करने में मदद करता है। नाउ लेट अस लुक एट सम यूजफुल बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी ना किसी काम आते हैं। पहला क्या है? फूड प्रोडक्शन। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इससे क्या होता है, ये मिल्क की फर्मेंटेशन करता है और इस फर्मेंटेशन के बाद हमें दही या चीज़ मिलता है। फिर हमें बैक्टीरिया से कॉफ़ी, टी और कोको बीन्स की प्रोडक्शन में भी मदद मिलती है। सेकेंड, इनका यूज़ क्या है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। कुछ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनके रूट्स में स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्सेट करके नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में एंटर करने में मदद करता है। और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के जिनमें ये वाला बैक्टीरिया होता है? बीन्स, पीज, पल्सेस एटसेट्रा। फिर इनका थर्ड यूज़ क्या है? स्कैवेंजर्स की तरह ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको जल्दी डीकम्पोज करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडी है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको खाते हैं और फिर ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर इनका फोर्थ यूज़ क्या है कि ये एनिमल्स में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि काउस, बफलोज, शीप एटसेट्रा, उनके इंटेस्टाइन्स में होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देन ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में विटामिन्स को बनाने में भी मदद करते हैं। सो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो क्या बनाते हैं? विटामिन के, विटामिन बी एंड बायोटिन एंड B12 विटामिन। फिर इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फ्रूट जूसेस को विनेगर और वाइन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो इथाइल अल्कोहल है इसको एसीटेट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसेटाई का यूज़ होता है। फिर बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स। फिर कुछ फाइबर्स होते हैं प्लांट के जिनको कि अगर हम पानी में सबमर्ज करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए, इन फाइबर्स के ऊपर जो पानी में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं वो एक्ट करते हैं जिससे कि ये स्टेम से अलग हो जाते हैं। और ये लेदर की टैनिंग में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। फिर बैक्टीरिया की हम हेल्प लेते हैं बायोगैस, जो कि मीथेन गैस है, उसके प्रोडक्शन में। जो एग्रीकल्चरल या डोमेस्टिक वेस्ट है ना उसके ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो इस गैस की प्रोडक्शन होती है। फिर ये कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स या सिट्रिक एसिड बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। Diabetes is a disease in which the pancreas of the patient produces little or no insulin. So insulin made with the help of bacteria is used to treat diabetic patients. So here is an interesting activity to observe effects of temperature on bacterial growth. Take 3 bowls cold milk, lukewarm milk and hot milk and a sample of curd. So pour the cold, lukewarm and hot milk in 3 bowls respectively. Add small amount of curd sample in the 3 bowls and stir the mixture. Cover the 3 bowls with the lid. Observe the 3 mixtures after 5 to 7 hours.
you will see that the lukewarm milk turns into curd in the given time span, while the cold milk takes much longer time for changing into curd, but the hot milk does not convert into curd. This indicates that the temperature of lukewarm milk is best for bacterial growth. Now let us look at the harmful bacteria. जो बैक्टीरिया हार्मफुल हैं वो मोस्टली पैरासाइट्स हैं, और इनके हार्मफुल एक्शंस क्या हैं? ये बहुत सारे प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से आता है। जो सिट्रस ट्रीज होते हैं ना, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, उनके लीफ स्टेम में ये डिजीज लग सकता है। अदर प्लांट्स डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर पोटैटो स्कैब, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन एटसेट्रा। अब कॉलेरा, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, टाइफॉइड, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस टाइप के जो डिजीज़ हैं ना, जो ह्यूमंस और एनिमल्स में होते हैं, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से खाने की चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट या कुछ भी पका हुआ खाना हो, वो सड़ता है, खराब होता है। Improperly canned food may have anaerobic bacteria sometimes, which releases certain toxic substances causing a dangerous disease called botulism. अब सैल्मोनेला या स्टेफाइलोकॉक्साई टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, इनसे फूड पॉइजनिंग भी होती है। नाउ microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। जब किसी इंसान को कॉमन कोल्ड हो और वो छींक दे, तो उस छींक के थ्रू जो फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर के निकलते हैं, उनमें हज़ारों ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं, ये हवा में फैल जाते हैं। और अगर कोई और हेल्दी पर्सन वहाँ पे आके वो एयर को इनहेल कर ले, तो उनको वो डिजीज़ लग जाता है। नाउ वी कम टू एल्गे। एल्गे जो है ये प्लांट की तरह ऑर्गेनिजम्स हैं। ये पडल्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स और ओशंस में मिलते हैं। आप अगर कहीं पानी में हरे काई जैसी एक लेयर देखते हैं ना, जहाँ पे पानी रुका होता है, वो एल्गी है। एल्गी सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड यानी कि एक से ज़्यादा सेल वाले भी हो सकते हैं, और कॉलोनियल भी हो सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स वाले हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। कुछ एल्गी जो हैं वो पिगमेंट की बेसिस में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 3 टाइप के एल्गी हैं। पहला आपका है ग्रीन एल्गी, जिसमें कि क्लोरोफिल है। ब्राउन एल्गी है, जिसमें क्लोरोफिल के साथ ब्राउन कलर का पिगमेंट है। फिर रेड एल्गी है, जिसके अंदर क्लोरोफिल के साथ रेड और ब्लू कलर के पिगमेंट हैं। नाउ लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन एल्गी। इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ये यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर होते हैं। सो एल्गी लाइक Chlamydomonas and Chlorella are unicellular algae. Chlamydomonas जो हैं, ये फ्लैजेला की हेल्प से वाटर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जो क्लोरेला है, इसकी कप शेप का इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस स्टडी करने के लिए ज़्यादा यूज़ में आता है। नेक्स्ट कम्स योर मल्टीसेल्युलर algae. So Spirogyra and Eulothrix are multicellular algae. They are commonly found floating on water surface. Spirogyra filaments are made up of cylindrical cells placed in a line like a ladder. They are unbranched. Now let us look at the shape and structure of algae. Algae का शेप और साइज काफ़ी वेरी करता है, अलग है। इसका साइज 1 माइक्रोन से लेकर के कुछ मीटर्स की लेंथ में हो सकता है। सो यूनिसेल्युलर फॉर्म लाइक एसिटोबुलेरिया में बी 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, while multicellular form like seaweeds may be even a few meters long. On the other hand, a single cell of algae may be spherical shaped, rod shaped, club shaped or spindle shaped. The multicellular algae like volvox may form colonies. Some algae possess flagella for moving in water from one place to another. Now let us look at the useful algae. मेडिसिन बनाने में कुछ एल्गे जैसे कि क्लोरेला हैं, वो एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं।
फिर कुछ एल्गे हैं उनके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको सैलेड या सूप्स में खाते हैं। इनफैक्ट जापानीज़ और चाइनीज़ लोग जो हैं वो सीवीड को खाने में यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्री में कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी एल्गे को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सीवीड जिसे केल्प्स कहते हैं, वो आयोडीन पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, जो कि जबकि रेड एल्गे जो है वो आगर आगर बनाने के काम आता है, जिनसे कि हम जेलीज और आइसक्रीम बनाते हैं। फिर एक अलग टाइप का मरीन एल्गी है जिसको हम डायटम्स कहते हैं। ये पानी में फ्लोट करते हैं और इनके अंदर बहुत हल्का फैट और सिलिका स्टोर्ड होता है। ये सिलिका यूज़ होता है ग्लास और पोर्सलिन बनाने में। एग्रीकल्चर में भी कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबेना। इनको हम यूज़ करते हैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फिर स्पेस में एल्गे का यूज़ होता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए और खाना बनाने के लिए भी। नाउ लेट अस लुक एट दी हार्मफुल एल्गे। नाउ जो हार्मफुल एल्गी हैं वो इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं पानी के रिजर्वॉयर्स में कि वो पीने के पानी को ख़राब कर देते हैं। पीने के पानी का टेस्ट, स्मेल और कलर ख़राब हो जाता है इनके वजह से। फिर सिफेल्यूरस नाम का जो पैरासिटिक एल्गी है ये प्लांट्स को अटैक करता है, स्पेशली टी और कॉफ़ी के प्लांट्स को, और इनको डिजीज कर देता है। फिर कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और वो पानी के अंदर जितनी लाइफ है ना, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए डेंजरस होते हैं। और अगर अननेचुरल एल्गी की ग्रोथ हो जाए पानी के जितने बॉडीज़ हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लाइट और ऑक्सीजन कम मिलती है या मिलती ही नहीं है। नाउ वी कम टू फंजाई। फंजाई जो हैं ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो इस वजह से ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अब ये देखने में तो प्लांट्स के जैसे हैं, लेकिन इनके रूट्स नहीं होते, स्टेम्स, लीव्स या फ्लावर्स नहीं होते। कुछ फंजाई जैसे कि जो यीस्ट हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन बाकी ऐसे भी हैं जो मोल्ड में होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जो कुछ कॉमन फंजाई हैं वो हैं रस्ट, मशरूम्स, पफ बॉल्स, मिल्ड्यू एटसेट्रा। नाउ लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सो फंजाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो पहली है दैट इज पैरासिटिक फंजाई। ये वो फंजाई हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे ग्रो करते हैं और उनसे रेडीमेड फूड ये अपने अंदर लेते हैं। इनको कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। For example, mildews that grows on plants like roses, gooseberries, wheat and barley. दूसरी कैटेगरी है सैप्रोफिटिक फंजाई। ये वो वाले फंजाई हैं जो कि डिकेइंग या सड़ते हुए प्लांट एनिमल के रिमेन्स पे ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमें ब्रेड, पुराने अचार या सड़े हुए फ्रूट के ऊपर जो मोल्ड नज़र आता है वो ये सैप्रोफिटिक फंजाई हैं। मशरूम्स जो हैं वो बड़े हैं सैप्रोफिटिक फंजाई, और ये ट्री ट्रंक्स पे या फिर जो वुड सड़ रही होती है या ग्रासी ग्राउंड पे बारिश के सीजन में ग्रो करते हैं। Now let us do an activity to show fermentation of dough. So take a bottle, yeast, sugar, balloon, warm water and lime water. Take yeast and mix it with warm water. Add sugar and little flour in it and mix well. Now put this mixture into a bottle. Cover the mouth of the bottle with balloon and leave it aside. The balloon will get filled with the gas which is produced due to the fermentation of sugar by yeast cells and increase the volume of the mixture. The gas can be tested by passing through lime water. Lime water will turn milky, showing the presence of carbon dioxide. Now there are some useful fungi. फंगस का या फंजाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे? एज फूड। मशरूम्स को हम डायरेक्टली फूड की तरह खाते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सारी मशरूम की वैरायटीज़ जो हैं वो एडिबल नहीं हैं। फिर यीस्ट जो है वो भी एक फंजाई है, इससे हम ब्रेड, केक, इडली, डोसा बनाने में यूज़ करते हैं। यीस्ट जो है वो विटामिन बी में रिच है। फिर इनको हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स बनाने में, जैसे कि जो एक वंडर ड्रग है पेनिसिलिन,
ये एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस पेनिसिलियम से बनती है. नाउ डू यू नो हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड हाउ? The antibiotic penicillin was accidentally discovered by a Scottish biologist named Alexander Fleming in 1929. He was working on a culture of disease-causing bacteria Staphylococcus aureus. One of his culture plates accidentally got contaminated by a green mold penicillium. He observed that the bacteria failed to grow in the area contaminated by the green mold. Eventually, he found that the green mold produced a substance capable of killing many of the common bacteria that infect humans. फिर इनका यूज होता है प्लांट एनिमल्स के डेड टिश्यूज को डिकम्पोज करने में. ये क्या करते हैं कि सॉइल में जो प्लांट्स या एनिमल्स के डेड टिश्यूज होते हैं उनको डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और ये हेल्प करते हैं कि बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग चलती रहे. फिर इनका यूज़ इंडस्ट्री में भी होता है. यीस्ट जो है वो अल्कोहल वाइन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. जो नेचुरल शुगर्स होते हैं ना बार्ले, वीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूस के अंदर, ये उन पे एक्ट करके उनको अल्कोहल या वाइन में कन्वर्ट करता है. नाउ लेट अस लुक एट द हार्मफुल फंजाई. अब जो ब्रेड पे या अचार पे या सिट्रस फ्रूट पे या फ्रूट जूस वेजिटेबल पे जो मोल्ड उग रहा होता है ना, वो क्या हमें इंडिकेट करता है कि ये फंगस की वजह से ये चीज़ें सड़ गई हैं, ख़राब हो गई हैं, इन्हें यूज़ नहीं कर सकते. देन दे कॉज डिजीज़ ऑल्सो इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. इनसे स्किन डिजीज़ होते हैं जैसे कि एथलीट्स फुट, जो पैर में टोज़ के बीच में जो टेरिबल इचिंग होती है वो इनकी वजह से होती है. जो रिंग वर्म है वो भी फंगस की वजह से होता है. प्लांट्स में भी ये डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि लूज स्मट ऑफ वीट, पोटैटो ब्लाइट एट्सेट्रा. फिर इनके वजह से लेदर या कुछ ऐसे जो मटेरियल्स हैं ना, जैसे कि वुड से बने हुए मटेरियल हो गए, किताबें हो गई, ये या कॉटन के कपड़े हो गए, ये फंगस की वजह से ख़राब हो सकते हैं. नाउ वी कम टू प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. इनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ये ज़्यादातर पानी में या जो जगह डैम्प होती है वहाँ पे मिलते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. इनकी बॉडी पे जो सीलिया या फ्लैजिला या फिर स्यूडोपोडिया होता है वो इन्हें मूव करने में हेल्प करता है. अब ये अपना खाना या तो कैप्चर कर सकते हैं या फिर ये पैरासाइट की तरह रहते हैं. सो पैरामीशियम, अमीबा, जियार्डिया एंड एंटमीबा आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ. नाउ लेट अस लुक एट द यूजफुल प्रोटोजोआ. क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं तो इनको लेबॉर्ट्रीज में रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. फिर जहाँ पे वेस्ट का ट्रीटमेंट हो रहा होता है या जहाँ पे सीवेज में ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे क्या होता है कि फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, लेकिन जो प्रोटोजोआ हैं वो इन फंजाई और बैक्टीरिया को खाते हैं. फिर प्रोटोजोआ जो हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, मॉलस्क्स हो गए, उनका फूड है. तो ये फूड चेन के लिए, एक्वेटिक फूड चेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट लिंक भी हैं. फिर कुछ प्रोटोजोआ हमारे एलिमेंटरी कनाल में प्रेजेंट होते हैं हमारी या एनिमल्स की. तो ये क्या हेल्प करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में. नाउ लेट अस लुक एट हार्मफुल प्रोटोजोआ. जो एंटमीबा है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में मिलता है और वहाँ पे ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है जिससे कि पेट में दर्द और बार बार मोशंस होते हैं. जो मलेरिया है वो प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ कॉज करता है. अब ये वाला जो प्रोटोजोआ है इसके लिए एक फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो चाहिए और ह्यूमन बीइंग जो कि होस्ट की तरह एक्ट करता है वो चाहिए. सो इट इज़ इंजेक्टेड व्हेन द मस्कीटो बाइट्स एंड पंक्चर्स द स्किन फॉर ब्लड. Once inside the human body, Plasmodium attacks the red blood cells. फिर ट्रिपैनोसोमा नाम का जो प्रोटोजोआ है वो ह्यूमन बींग्स की ब्लड स्ट्रीम में रहता है. सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं, कैटल और वाइल्ड एनिमल्स की ब्लड स्ट्रीम में भी होता है और ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी कॉज करता है. देन जियार्डिया कॉजेज डायरिया. नाउ लेट अस लुक एट वायरस. वायरस जो है बहुत ही सूक्ष्म माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कीटाणु हैं. ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और इनको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं.
इनका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं होता. सो अ वायरस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर, either DNA or RNA, which is surrounded by a protein coat. They live and grow only inside living cells of plants and animals. ये बड़े peculiar टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर या सेल के अंदर आ जाएं तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स शो करते हैं, और अगर ये लिविंग बॉडी या सेल के बाहर हों तो ये नॉन लिविंग चीज़ों के फीचर्स शो करते हैं. लिविंग सेल के बाहर ना तो ये ग्रो कर सकते हैं ना ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो वायरस इन नॉन लिविंग स्टेट आर कॉल्ड वायरियॉन्स. हाउएवर, when they enter a living cell, they start reproducing like other living organisms. They are therefore considered to be on the borderline of the living and non-living. All viruses are parasitic. अब जो वायरस हैं उनको आप क्रिस्टलाइज करके सालों तक स्टोर कर सकते हैं. प्लांट्स के अंदर मिलने वाले वायरसेस को प्लांट वायरस कहते हैं, और जो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं उनको एनिमल वायरस या फिर बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं. एड्स और अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज अ वेरी सीरियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस. AIDS virus kills WBC or white blood cells and reduces the immunity of the body. Symptoms of AIDS are weakness, loss of appetite, loss of weight, fever and swelling of the lymph nodes. The origin of this disease is not known, but it is assumed that it came from West Africa or the southern part of Europe. Now let us look at the harmful viruses. जितने भी नोन वायरसेस हैं वो पैथोजेनिक पैरासाइट्स हैं जिनसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस होते हैं. ह्यूमन बींग्स में इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, पोलियो, एड्स, ये सारे जो हैं वायरल डिजीजेस हैं. एड्स इज कॉज्ड बाय एन HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस, दैट इज TMV, ये टोबैको प्लांट के सेल्स के अंदर ग्रो करता है. फिर FMDV, दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, इससे क्या होता है, पैर और मुंह में डिजीज होते हैं. देन कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन बीन एंड टमेटो आर यूजुअली इन्फेक्टेड बाय वायरसेस. नाउ लेट अस लुक एट दिस टेबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So measles is a disease that is caused by a virus and its mode of transmission is through air, direct or indirect contact. Then tuberculosis is caused by bacteria and it is inhaled droplets in the air. Then you have typhoid, which is again caused by bacteria and it is transmitted through water. Then you have diphtheria, again caused by a bacteria and caused by inhaling the droplets. Then you have whooping cough, again caused by bacteria and transmitted through the air. Then you have pneumonia. It can be caused by bacteria as well as virus and it can be transmitted through air and water. Then you have tetanus caused by bacteria and the mode of transmission is through a wound. Then you have chicken pox caused by a virus and transmission का mode है direct या फिर indirect contact. Then there is mumps caused by virus, again air या फिर direct और indirect contact से transmit होता है. Then you have polio caused by virus, again transmitted by air as well as water. Then you have common cold, which is again caused by virus and it is transmitted through air. Then you have amoebic dysentery, which is caused by a protozoa and the mode of transmission is through water. Now let us look at वैक्सीन्स एंड देयर इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ. अभी तक हमने देखा कि हम माइक्रोब से घिरे हुए हैं. एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स और जितने हमारे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर माइक्रोब्स हैं. लेकिन इन सब की प्रेजेंस के बावजूद हम इतने इजीली बीमार नहीं पड़ते. ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन डिफेंस सिस्टम या मैकेनिज्म है. जब भी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होता है या अंदर आ जाता है तो इस डिफेंस सिस्टम को पता चल जाता है. तो ये ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि इन इन्वेडिंग माइक्रोब्स को मारते हैं और ख़त्म कर देते हैं.
अगर सेम माइक्रोब कभी बॉडी में दोबारा आ जाए तो उनको मारने के लिए वो उनकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती हैं, जिनको एकदम से पता चलता है कि ये इन्वेडर आ गया, इसको मारना है. Hence, by creating antibiotics against the disease causing microbes, the body is able to tackle any future attack by the same microbes and hence prevent an infection. This is how a vaccine works. अब जो वैक्सीन है वो डेड या बड़े वीक हुए हुए माइक्रोब से बनती है. ऐसे माइक्रोब्स को हेल्दी ह्यूमन बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं. तो जो बॉडी है वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है. ये एंटीबॉडीज जो हैं बॉडी के अंदर रहती हैं और इस ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करती हैं कि वो दोबारा उसके अंदर अगर ये वाला माइक्रोब आ जाए तो वो उससे इन्फेक्ट ना हो. Many diseases that were considered killer diseases in the past, including cholera, TB, smallpox and hepatitis, can now be prevented by vaccination. आजकल वैक्सीनेशन ज़रूरी हो चुकी है बच्चों के लिए ताकि उनको काफ़ी सारे डिजीजेस जैसे कि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, टेटनस, पोलियो, स्मॉलपॉक्स वगैरह से बचाया जा सके. One of the biggest success of mass vaccination has been the eradication of smallpox from the world. ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन है BCG, उसके अंदर वीक जर्म्स होते हैं और जो टाइफॉइड की वैक्सीन है उसके अंदर मरे हुए जर्म्स होते हैं. कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो इंजेक्ट करी जाती हैं और कुछ ओरल फॉर्म में दी जाती हैं. तो वैक्सीन्स को कंट्रोल्ड अमाउंट में हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए और उस डिजीज को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज उसमें बन सकें. अब एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं, जैसे कि सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेने चाहिए. इनका पूरा कोर्स जो डॉक्टर ने बताया है वो कंप्लीट करना चाहिए. इनको करेक्ट डोजेस में लेना चाहिए और इन करेक्ट डोजेस में लेने से ना इनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है. और अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, नहीं तो बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. नाउ लेट अस लुक एट फूड पॉइजनिंग. कई बार क्या होता है कि फूड आइटम्स को अगर आपने बाहर ओपन में रख दिया या प्रॉपरली कुक नहीं किया तो उनमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं. ऐसा खाना जब हम खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होती है. माइक्रोब्स जो खाने के ऊपर ग्रो करते हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, डेंजरस होते हैं. ऐसा खाना खाने से तो वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है या कुछ और ऐसे टिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है. फूड पॉइजनिंग से सीरियस इलनेस या डेथ भी हो सकती है. नाउ लेट अस लुक एट प्रोटेक्शन फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग अवॉइड करने का जो बेस्ट तरीका है, फ्रेशली कुक्ड फूड खाना चाहिए. खाने को कभी बासी ना होने दें और उसमें से अगर स्मेल आनी शुरू हो तो ऐसे खाने को नहीं खाएं. पके हुए खाने को या जो कुक हो चुका है उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखें. थोड़ा टाइम रखना है तो रेफ्रिजरेटर में रखें. ऑल्टरनेटिवली it should be kept after heating at a temperature of 141 degree Fahrenheit to 164 degree Fahrenheit. ये क्या है 60 degree to 73 degree Celsius. At this temperature, bacteria are not killed but they are not able to multiply. Now let us look at food preservation. अब बड़ा सारा खाने की चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं, सड़ जाती हैं क्योंकि उन पे माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम काफ़ी सारे प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि खाना सड़े नहीं और खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहे. इस प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. अब अलग अलग तरीक़ों से फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. पहला है बाय यूजिंग केमिकल्स. तो सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट टाइप के जो केमिकल्स हैं उनको प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं जैम्स और स्क्वॉशेस बनाने में. कन्वेंशनली जो नमक है और एडिबल ऑयल है उसको भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए. सो फूड आइटम्स में जैसे कि आपके अचार हो गए, इनको आप जब ऑयल में प्रिजर्व करते हैं तो सालों तक ये ख़राब नहीं होते. जो कॉमन सॉल्ट है वो रूटीनली यूज़ करी जाती है मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए.
कुछ कटी हुई सब्जियां जैसे कि कच्चे आम या आंवला, इनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं अगर इनको आप सॉल्ट में कोट कर दें। सॉल्ट क्या करती है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है और ये जो कटी हुई सरफेस है इसको एयर के कांटेक्ट में आने नहीं देती। अब क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए तो वो ग्रो ही नहीं कर सकते, तो आप सॉल्ट से खाने को या खाने की आइटम्स को, कुछ ऐसी आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बाय यूजिंग शुगर। शुगर सिरप में बड़ी सारी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होती है और इसको आप प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जो शुगर है ये भी खाने में जो मॉइस्चर का कंटेंट है उसको कम कर देती है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। तो आपके जो कट फ्रूट्स हैं, जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वॉशेस हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव की तरह शुगर सिरप यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाय द यूज़ ऑफ विनेगर। अब जो बैक्टीरिया है वो विनेगर के मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, तो विनेगर को आप अचार बनाने में या फिर कटी हुई सब्जी को स्टोर करने में, फिश या मीट को स्टोर करने में और प्रिजर्व करने में आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेशन। माइक्रोब्स ग्रो बेस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वाई food kept in refrigerator does not get spoiled. The temperature in the refrigerator is around 5 degrees Celsius. Such preservation of food is called refrigeration. Next हमारा मेथड है by boiling. अगर आप मिल्क को बॉयल नहीं करेंगे और बॉयल करके स्टोर नहीं करेंगे तो उसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो मिल्क को ख़राब कर देंगे, वो फिर हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो तरीका क्या है कि आप मिल्क को बॉयल करें, नहीं तो रेफ्रिजरेटर में रखें, या फिर आप उसको जब बॉयल करके अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रख रहे हैं तो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको दोबारा से बॉयल करें। इससे उसमें माइक्रोब्स दोबारा से ग्रो नहीं करेंगे और मिल्क खराब नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है पास्चराइजेशन। If milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, all the harmful microbes in it will be killed. The growth of microbes can be prevented if the heated milk is instantly cooled to 4 degrees Celsius and stored in a sealed container. So the process of preserving milk by rapidly heating and cooling is called pasteurization. This process is discovered by the French scientist Louis Pasteur. Pasteurized milk can be stored unrefrigerated for 3 to 4 months in sealed pouches or airtight containers. Next method is sun drying. कुछ कच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप धूप में सुखाकर उनका मॉइस्चर कंटेंट कम कर सकते हैं। अब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसे जो ड्राई वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आपके कॉलीफ्लावर, फेनुग्रीक, मिंट, या फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, एप्पल, पीच, आप इनको ड्राई करके फिर एयर टाइट कंटेनर्स में इजीली स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ वी कम टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स को अपने अंदर प्रोटीन बिल्ड करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। हमारे आसपास की हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स इनको डायरेक्टली नहीं अब्जॉर्ब कर सकते। अब वो कैसे फिर उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीज, क्लोवर, पीनट, इनके रूट्स में छोटी छोटी स्वेलिंग होती है, इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो है उसको नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जब इनका सीजन ख़त्म हो जाता है, आपने इनकी क्रॉप यील्ड ले ली, तो इन्हीं प्लांट्स को आप वहीं हल के साथ ज़मीन पे या फील्ड में छोड़ देते हैं। तो जो इनकी रूट्स हैं वो डीके होती हैं और उनके अंदर का जो स्टोर्ड कंपाउंड है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इससे नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर वापस आ जाता है और सॉइल फर्टाइल हो जाती है। ये जो प्रोसेस है जिससे कि राइजोबियम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फिक्स करता है, इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस रोल की वजह से राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। The plant uses the nitrogen compounds converted by the bacteria to produce protein. On the other hand, the bacteria get food and shelter from the plants. Now let us look at nitrogen assimilation.
इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपका आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट करते हो। जो प्लांट है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अब्जॉर्ब करता है सॉइल और वाटर के थ्रू और उनको प्लांट के अंदर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लेट अस लुक एट द nitrogen cycle. As the plants become food for animals, the nitrogen in the form of nitrogenous compounds is used by the animals. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil turn their decaying remains into compounds of nitrogen, which are again taken up by the plants. So some bacteria convert nitrogen compounds back into nitrogen gas, which is released into the atmosphere. This process together helps to maintain the amount of nitrogen in the atmosphere almost at a constant level. Now let us do this activity to observe the action of microbes on biodegradable and non-biodegradable waste. So we require 2 pots, soil, dry leaves, twigs, leftover vegetable waste, fruit peels, polythene bags, aluminium foil and some broken plastic and glass pieces. Fill 2 pots with soil and mark them as A and B. In pot A, mix some dry leaves, twigs, leftover vegetables and fruit peels in the soil. In pot B, mix pieces of polythene bags, aluminium foil, broken plastic pieces and glass pieces in the soil. Now leave both the pots undisturbed for a month. Observe the changes in the 2 pots after a month. You will observe that the plant waste in pot A has been converted into manure, while the waste in pot B remains the same. Hence, it is clear that the microbes converted the biodegradable waste into the manure, but these microbes could not decompose the non-biodegradable wastes. So, let us look at the key takeaways from this chapter. Very tiny organisms which cannot be seen by us without any aid are called microorganisms or microbes. The study of microorganisms is called microbiology. Microbes can be classified into 5 major groups: bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses. Harmful bacteria are mostly parasites. Algae are plant-like organisms found in puddles, streams, ponds and oceans. Fungi do not contain chlorophyll and hence cannot make their own food. Protozoa are found in water as well as in damp places and move with the help of cilia, flagella or pseudopodia. A virus consists of a single strand of nuclear matter surrounded by a protein coat. A vaccine is prepared from dead or weakened microbes. The process of prevention of food from spoilage and retaining their nutritive value for a long time is called food preservation. So I hope that the chapter is clear to everyone and you can answer questions based on this chapter easily now.